जीव विज्ञान का जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर देखते हैं, उसका एमसीक्यू देखते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस और किन का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ए एजोला, बी नीलहरित शैवाल, एक क्या है एजोला, दूसरा है नीलहरित शैवाल, तीसरा है अल्फा अल्फा। नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 2, बी 1 और 2, सी 1 और 3 और डी 1 2 और 3। तो इसमें क्या है, ये अल्फा का फलीदार पौधा है, तो ये 3 जहां जहां उसको कट कर देते हैं। तो ऑप्शन हमारा 1 और 2 है, एजोला और नील हरित शैवाल। जैव उर्वरक अनेक बायो फर्टिलाइजर्स को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। एक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पेरिलम, एसेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल यानी कि बीजे और एजोला। दूसरा है फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक, बेसिलस, सीडोमोनास, एस्परजिलस। तीसरा है कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर, कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर में सेलुलोटिक, ड्राइकोडर्मा, लिग्नोलिटिक, ह्यूमिकोला। चौथा है पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया, सीडोमोनास की प्रजाति। इस प्रकार हरित शैवाल और एजोला उर्वरक जैव उर्वरक है, जबकि अल्फा अल्फा क्या है, एक फलीदार पौधा है। प्रश्न 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है या होते हैं? एक है एजोला, दूसरा है नील हरित शैवाल, तीसरा है अल्फा अल्फा, चौथा है नाइट्रोलिन। तो इसमें नीचे दे कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट दिया हुआ ए 2 और 4, बी 1 2 और 4, सी 2 3 और 4, डी 1 2 और तथा 3। तो ये कौन है? तो इसमें देखेंगे क्या ये अल्फा अल्फा नहीं है, तो 3 जहां जहां है उसको काट देते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं है। अब नाइट्रोलिन भी नहीं है, तो नाइट्रोलिन जहां भी है उसको काट देते हैं, तो नाइट्रोलिन तो 1 एंड 2 है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि ये क्या है, एजोला और नील हरित शैवाल है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न 3 देखते हैं, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? ए राइजोबियम, बी नील हरित शैवाल, सी एजोला या डी उपरोक्त सभी। तो ये क्या है, ये उपरोक्त सभी है। प्रश्न 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? ए नोस्टाक, बी एनाबीना, सी एजेटोबैक्टर या डी माइकोराइजा। तो इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है, क्या माइकोराइजा। ठीक है, जबकि ये तीनों है, राइजोबियम, एजोला, नील हरित शैवाल, नोस्टाक, एनाबीना, एजेटोबैक्टर आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं, जबकि माइकोराइजा नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। माइकोराइजा उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों और कवकों के बीच सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है। प्रश्न 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ए ईस्ट, बी क्लोरेला, सी एजोला या डी मोल्ड। तो जैव उर्वरक का स्रोत कौन सा? ये एजोला है। प्रश्न 6 देखते हैं, निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक है? ए यूरिया, बी 2,4-D, सी स्टेप्टोसाइक्लिन या डी एजोला। तो कौन सा ये जैव उर्वरक? ये एजोला है जैव उर्वरक। प्रश्न 7 देते हैं, पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुरूप भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है क्या? ए एजोस्पाइरिलियम, बी एजोला, सी एजेटोबैक्टर या डी राइजोबियम। तो ये है क्या है, ये राइजोबियम है। सॉरी राइजोबियम कर रही है, एजोला है, सॉरी ये एजोला है।
दुधारू पशु पर किए गए प्रयोग से साबित हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किग्रा एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में कितना 15 से 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। प्रश्न 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए नील हरित शैवाल जैव उर्वरक, बी क्रायोसोपा माहो नियंत्रण, सी बायो 902 सरसों का साइक्लोन सरसों का कायक्लोन, डी एजेटोबैक्टर जैव कीटनाशी। तो ये है ऑप्शन डी, ये एजेटोबैक्टर जो कि जैव कीटनाशी नहीं है, ये जैव उर्वरक है। जैव बैक्टर एक जीवाणु है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण यानी कि नॉन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिसका उपयोग पौधे अपनी वृद्धि एवं विकास डेवलपमेंट के लिए करते हैं। ध्यातव्य है कि एजेटोबैक्टर जीवाणु स्वतंत्र रूप से रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। प्रश्न 9 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? ए लाल शैवाल, बी भूरा शैवाल, सी हरा शैवाल या डी नीला शैवाल। तो इसमें कौन सा ये क्या है? हरा शैवाल है, ये नील हरित शैवाल। ठीक है, ये नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल जलीय पौधों का एक ऐसा समूह होता है जिससे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। प्रश्न 10 देखते हैं, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? ए गेहूं, बी चना, सी धान या डी सरसों। बोला क्या नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? किसमें? ये धान में। विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे एजेटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, नील हरित शैवाल और फास्फेट सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रक्रियाओं यथा नाइट्रोजन निर्धारण, फास्फेट सेल्यूबिलाइजर एवं पौध वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधों के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं। नील हरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति हेतु मुख्यतः धान की फसल में किया जाता है। प्रश्न 11 देते हैं, नील हरित शैवाल का प्रयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। ए बाजरा को, बी मक्का को, सी धान को या डी गेहूं को। तो किया जाता है किसको? धान को किया जाता है। प्रश्न 12 देते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए नील हरित शैवाल धान, बी राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम मटर, सी एजेटोबैक्टर गेहूं या डी एजोला मक्का। ये सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ये एजोला यानी मक्का सुमेलित नहीं है, जबकि ये तीनों ए बी सी क्या है? तीनों सुमेलित है। एजोला, एनाबीना, नास्टाक, नील हरित शैवाल आदि धान की फसल में नत्रजन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। ये जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम मटर यानी कि पाइसम सेटाइवम की फसलें, जबकि एजेटोबैक्टर गेहूं की फसल में नत्रजन स्थिरीकरण कारक यानी नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट है। सामान्यतः एजोला मक्का की फसल में नत्रजन स्थिरीकरण
कारक के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। प्रश्न 13 देखते हैं, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। ए नील हरित शैवाल, बी हड्डी का चूरा, सी गोबर या डी यूरिया। तो किसके साथ मिलाने पर एजोला क्या होता है, एजोला किसके साथ मिलाने पर अच्छा उर्वरक होता है? तो ये होता है किसके साथ में, ये होता है ए नील हरित शैवाल के साथ में एजोला का मिलाएंगे तो ये एक अच्छा उर्वरक होता है। नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचारी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी एक अति सूक्ष्म प्रोबैक्टीरिया शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो जबकि एजोला एक जलीय फर्म यानी एक्वेटिक फर्म है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। प्रश्न 14 देखते हैं, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी नील हरित शैवाल, बी लाल शैवाल है, सी फफूंद है या डी मांस है। तो किसका ये नील हरित शैवाल है। प्रश्न 15 देखते हैं, एजोला है एक ए जलीय फर्म, बी जलीय एल्गी, सी जलीय बैक्टीरिया या डी है निम्नलिखित उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन सा है एजोला? तो एजोला है एजोला है क्या, ये ऑप्शन ए है, ये जलीय फर्म है। प्रश्न 16 देते हैं, जलीय फर्म जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ए साल्विनिया, बी एजोला, सी मार्सिलिया या डी टेरिडियम। तो ये कौन सा ये है एजोला। एजोला जड़ फर्म जिसे जैव उर्वरक में प्रयोग किया जाता है, कौन सा ये एजोला है। प्रश्न 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। सूक्ष्म जीव पूछ रहा है। ए विषाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ या डी साइनोबैक्टीरिया। तो ये कौन सा ये साइनोबैक्टीरिया हो जो सूक्ष्म जीव है जो उर्वरक के जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। ए राइजोबियम, बी नील हरित शैवाल, सी एजोला या डी वेस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। तो कौन सा है वह फास्फेटिक जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ये तो ऑप्शन डी है, ये है वेस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। राइजोबियम, नील हरित शैवाल तथा एजोला ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जबकि वेस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा फास्फोरस का स्थिरीकरण करता है। प्रश्न 19 देखते हैं, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है। बायोचार का क्या उपयोग है। एक बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा है, जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है जो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तीसरा है, जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में क्या है सहायक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है। तो कौन सा से सही है, तो इसमें देखते हैं, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 या डी केवल 1, 2 और 3। तो इसमें कौन सा सही है, तो ये ऑप्शन है, ये तीनों क्या है सही है। बायोचार उच्च कार्बन युक्त चारकोल का एक रूप है जो मृदा में प्रयुक्त होता है। इसे प्रायः कृषि अपशिष्ट यानी कि धान, गेहूं, ज्वार की भूसी, कुकुट अपशिष्ट इत्यादि के पायरोलिसिस तैयार
पायरोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है। पायरोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है। इसके उपयोग में मृदा की उर्वरा शक्ति व जल धारण क्षमता तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। बायोचार पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होता है तथा मृदा से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। जब बायोचार वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। प्रश्न 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? ए, इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है। बी, इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं। सी, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं। डी है, निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं। तो इसमें सही नहीं है कौन? ठीक है, इसमें सही नहीं है कौन सा? ऑप्शन सी, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण प्रक्रिया में केंचुए धीमा कर देते हैं। प्रक्रिया को क्या है? निम्नीकरण प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। ये सही नहीं है। कभी गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण प्रक्रिया को क्या करते हैं? तेज कर देते हैं। ठीक है, बाकी क्या है? सही है। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए और अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमा करने। प्रश्न 21 देखते हैं, फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। ए, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा। बी, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा। सी, नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के प्रयोग द्वारा। या डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसमें क्या है? ये डी है, उपरोक्त सभी के द्वारा। यानी उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा नत्रजन उपयोग क्षमता में वृद्धि की जाती है। किसके द्वारा? उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा। बी, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा। सी, नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरक के प्रयोग के द्वारा। फसल उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता या नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी यानी NUE में वृद्धि, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग यानी स्प्लिट एप्लीकेशन, नत्रजन अवरोधक नाइट्रोजन इनहिबिटर्स के प्रयोग, नत्रजन धीरे छोड़ने आने के स्लो रिलीज वाले उर्वरकों के प्रयोग आदि के द्वारा की जा सकती है। प्रश्न 22 देखते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ए, दालें। बी, चावल। सी, गेहूं। या डी, गन्ना। तो ये किसके साथ में संयोजन करते हैं? ये दालें। तो ऑप्शन कौन है? ऑप्शन ए है, दालें। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों यानी दालों के जोड़ों के साथ सजीवी संयोजन करते हैं। वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदल देते हैं, जो अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रिक कारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। प्रश्न 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप ए, 1 अल्फा, बी, चौलाई एमरंथ, 3 चना क्या है? चिकपी, चौथा है तिपतिया घास क्लोवर, 5वां है कुल्फा पर्सलेन, छठा है पालक। नीचे दिए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, 3 और 4। बी, केवल 1, 3, 5 और 6। सी, केवल 2, 4, 5 और 6। या डी, 1, 2, 4, 5 और 6।
इसमें कौन सही है, सही पूछ रहा है, तो इसमें सही है ऑप्शन, यानी कि ये क्या है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण पूछ रहा है। फलीदार सब है, ये क्या है, अल्फाल्फा फलीदार पौधा करेगा, ये चना भी करेगा, और चौथा है तीन पत्तियां घास यानी फ्लावर भी करेगा। तो ऑप्शन ए है 1, 3 और 4। नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप ऐसे पौधे जिनके जड़ों के साथ सजीविता में रहने वाले जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर, राइजोबियम आदि जीवाणु वायु एवं मृदा रंध्रों में विद्यमान नाइट्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण करते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में अल्फा, चना और तीन पत्तियां घास नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप के उदाहरण है। ध्यातव्य है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु मुख्यतः दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सजीवी संयोजन करते हैं। प्रश्न 24 देखते हैं, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ए चना, बी मटर, सी सेम या डी धान। तो इसमें कौन है? ये धान है। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम और आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिनकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नीलहरी शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 25 देखते हैं, सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया क्या है? ठीक है, ए राइजोबियम लेग्यूमिनेसी, राइजोबियम जेपोनिकम, राइजोबियम हेजियोलाई या डी राइजोबियम ट्राइफोलाई। इसमें से कौन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार है, ना स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें जिम्मेदार है कौन है? ऑप्शन बी है। क्या है? ये है राइजोबियम जेपोनिकम। कुछ बैक्टीरिया एवं नीलहरी शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित यानी रिड्यूस करने का कार्य करते हैं। उनमें से कुछ हरे पौधों के साथ सहयोगी अथवा सजीवी यानी सिम्बियोसिस के रूप में जीवित रहते हैं। लेगुमा चोसे ग्रंथित बैक्टीरिया यानी कि नोडल बैक्टीरिया राइजोबियम है, जो झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। किसमें? झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन स्थिरीकरण के लिए क्या उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सोयाबीन राइजोबियम जो जेपोनिकम, राइजोबियम जेपोनिकम, तीन पत्तियां घास राइजोबियम ट्राइफोली, लुसर्न राइजोबियम मेलिलोलिथ, जलीफर्म एनाबिना एजोली, अगुनेरा मैक्रोफाइला, नोस्टोक मस्कोरम। प्रश्न 26 देखते हैं, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है किसमें? ए मानव रुधिर में, बी खरगोश रुधिर में, सी लेग्यूम मूल ग्रंथियों में या डी मुर्गे के रुधिर में। तो ये पाई जाती है किसमें? ये पाई जाती है सी, ये लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है कि लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूमिनोसी यानी या फेबोसी कुल के पौधों में अल्फा सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। प्रश्न 27 देखते हैं। प्रश्न 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक या जोतने वाला कहा जाता है? एक केचुए को, बी सर्प को, डी सी मेढक को या डी निम्न में से कोई नहीं। तो ये कहा जाता है किसको? ये केचुए को कहा जाता है। ठीक है, केचुए यानी कि अर्थवर्म को भूमि का कृषक यानी जोतने वाला कहा जाता है। ये किसान के सहायतार्थ यानी प्राकृतिक हलवाहों
ये किसान के सहायतार्थ यानी कि प्राकृतिक हलवाहों या नेचुरल प्लॉफमैन और टिलर्स ऑफ द सॉइल का काम करते हैं। केंचुए भूमि में बिल बनाकर इससे खोखली एवं पोली बनाते हैं जिससे इसमें हवा जा सके। यही नहीं, इनसे क्या उत्पन्न पुरुष के रूप में ऊपर आई हुई मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें केंचुए का मलमूत्र मिला होता है।